Yes, good morning everyone. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 था हमारा, वो चैप्टर 4 चल रहा था और चैप्टर 4 मोशन में प्लेन में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। देन अब आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में मूव करना है और चैप्टर नंबर 5 जो है आप लोगों का वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन काफी इजी चैप्टर है, ये आप लोगों का पहले भी देखा हुआ है। आप लोगों के चैप्टर कुछ 8th या 9th चैप्टर था आप लोगों के 9th क्लास में, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये उसी का कुछ पार्ट है। उसके बाद 11th के काफी सारे टॉपिक्स इसमें ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को चलते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ते हैं सबसे पहले। यस, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से। क्या होती है डिफाइन, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? कोई बता सकता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, वेरी गुड। और होती है डिफाइन। देखो, एक इजी सी डिफाइन पढ़ी थी आप लोगों ने, आप लोगों की छोटी क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में। टू पुश और पुल, टू पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे related physical quantity is known as force. To push or pull of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करे चाहे पुल करे, तो उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, रिलेटेड है, वो हमारी फोर्स है। ठीक है, एक तो ये डिफाइन हो गई। एक डिफाइन और है जो भी आरुषि ने बोली, बिल्कुल सही थी वो डिफाइन। It is defined as the multiplication of mass of an object and acceleration। तो क्या हो जाएगा, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एफ से, और ये जो कैपिटल एफ होगा ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा मास एंड एक्सेलरेशन का। तो टू पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स, और इट इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma। क्लियर? फोर्स की डिफाइन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब इसके बाद हम लोग इसकी यूनिट लिखते हुए आए हैं, तो यूनिट लिखेंगे। यूनिट हम लोग दो सिस्टम यूज करते हैं यूनिट में। फर्स्ट यूज करेंगे हम लोग इसका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहां पर मास, तो मास किस में आएगा, किलोग्राम में, तो फोर्स की जगह किलोग्राम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं। ऐसा यूनिट होती है इसकी जिसने डिस्कवर किया था, फोर्स को डिस्कवर किया था आइजैक न्यूटन ने, तो न्यूटन के नाम पर इसकी एक ऐसा यूनिट रख दी, न्यूटन। ओके, नाउ सेकंड इसकी सीजीएस यूनिट होती थी, और सीजीएस यूनिट लिखते थे हम लोग वहां पर F इक्वल्स टू, सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो मास है, मास किसमें आएगा, ग्राम में, तो एक्सेलरेशन किसमें आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये ग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको हम लोग डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग मत कर देना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, डाइन है ये। ओके, तो फिर वही रिलेशन आएगा कि न्यूटन एंड डाइन में क्या रिलेशन होता है, वो चेक करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं चेक, बताओ, बहुत इजी है ना, किसी को याद है क्या, क्या करना चाहिए, कन्वर्ट कर देंगे इसको। देखो, तो फोर्स F इक्वल्स टू केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी वैल्यूज लिखनी होती है, कन्वर्ट करना होता है,
तो हम लोग क्या करते हैं, 1 1 लगा देते हैं, ये 1 ये 1 ये 1। क्या लेके आना है मुझे, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। तो 1 kg कितना होता है, 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर और 1 सेकंड स्क्वायर, वो तो एज इट इज आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। तो 10⁵ यहां लिख सकते हैं हम लोग इसको 10⁵ ग्राम मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो होता है किसके इक्वल, डाइन के। दैट मीन्स 1 न्यूटन जो होगा वो 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्लियर है ना। तो काफी इजी चीजें हैं ये चीजें, आप लोगों ने पहले भी पढ़ ली है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दी थी, फिर सेकंड चैप्टर में पढ़ा दी थी, तो काफी आप लोगों को ध्यान है इसके बारे में, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। फोर्स की डिफाइन होगी टू पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो देन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स। देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, देन एमकेएस सीजीएस, और एमकेएस और सीजीएस के बाद रिलेशन एमकेएस और सीजीएस का, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन आ गया। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। देखिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ मोशन। ये लॉ ऑफ मोशन जो है वो 3 है, 3 लॉज ऑफ मोशन है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक दूसरा नाम और होता है, इसको हम लोग इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। इसको हम लोग इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं, शॉर्ट में आप लोगों को FLM बोलना है इसको, FLM, ओके। सेकंड होता है इसके अंदर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग, ये बेस्ड होता है ऑन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पर, शॉर्ट में इसको हम लोग SLM बोलते हैं। एंड थर्ड होता है आप लोगों का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं एक्शन बाय रिएक्शन लॉ, और ये होता है हमारा TLM, ओके। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 हो गए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शिया लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है, एंड थर्ड है थर्ड लॉ ऑफ मोशन और एक्शन बाय रिएक्शन लॉ। 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, और इसके लिए स्टोरी सी है बेटा, स्टोरी काफी इजी है। स्टोरी ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। स्टोरी जो है वही आप लोगों की 9th क्लास वाली स्टोरी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, देखना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या, इनर्शिया लॉ है, और इनर्शिया लॉ है तो न्यूटन आया। न्यूटन ने क्या कहानी सिखाई, न्यूटन ने कहानी बताई। न्यूटन बोलता है भाई कि अगर आप लोगों के पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस दुनिया में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में रहेगा। ये न्यूटन ने साफ साफ बोली। तो उसका स्टेटमेंट क्या दिया, उसने स्टेटमेंट दिया इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट कंडीशन, या फिर वर्ड आता है रेस्ट की जगह स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट और रेस्ट का मतलब एक ही होता है, रुका हुआ ना। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन रेस्ट कंडीशन देन इट रिमेन्स सेम, मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। एंड
इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन देन इट रिमेन सेम, मतलब मूविंग में है तो मूविंग में रहेगा, until and unless an external force is not applied, जब तक कि उस पर एक फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करें, मतलब रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास रखा हुआ है, रेस्ट में है, तो रेस्ट है इसका मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तभी मोशन में आएगा, कोई मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी रेस्ट में आएगा, है ही है, नेचुरल सी चीज है ये तो, कि कोई भी अगर रेस्ट को मोशन में लाना है एंड मोशन को रेस्ट में लाना है, वाइस वर्सा केस में आप लोगों को एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है ही है। क्लियर है ना ये? तो यहां पर आप लोगों के पास में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो यही है, और इनर्शिया जो होता है ना, वो इनर्शिया मैंने आप लोगों को याद हो तो फोर्थ चैप्टर में बताया था, इनर्शिया जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इस वजह से ना स्केलर में काउंट करते हैं ना उसको वेक्टर में काउंट करते हैं। वहां पर आप लोगों को देखा था फोर्थ चैप्टर में कि ये टेंसर क्वांटिटी थी इनर्शिया, याद है क्या आप लोगों को? इससे प्रीवियस चैप्टर बताया था मैंने, इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है, मतलब जिसका ना मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ना कि फिजिकल क्वांटिटी है। इस चीज को मार्क करना कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो अपोज करती है किसी भी चीज का, जो क्या करती है? अपोज करती है। तो स्टेटमेंट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें अगर आप लोगों से पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, तो इनर्शिया तो सिर्फ इतना सही है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, इतना इनर्शिया है। इसके बाद में जब अगली लाइन ऐड होती है, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड देन वो जाकर के न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनता है। एक्चुअली में जो इनर्शिया है वो एक साइंटिस्ट था, गैलीलियो गैलीली, साइंटिस्ट का नाम था, अजीब सा नाम है ना, गैलीलियो गैलीली। नाम मैं लिख देता हूं आप लोगों को, गैलीलियो गैलीली। इनर्शिया एक्चुअली में इसने फाइंड आउट किया था, गैलीलियो गैलीली ने। न्यूटन ने तो केवल उसमें आगे एड ऑन किया कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाने लग गया। इनर्शिया को फाइंड आउट करने का या इनर्शिया के बारे में जो जानकारी देने का काम है वो न्यूटन ने नहीं किया था। इनर्शिया लॉ जो है वो इनर्शिया के बारे में गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट था, उसी ने बताया था। ठीक है ना? उसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो भी आप लोगों को इन शॉर्ट बता देता हूं मैं। वो बोलता है कि अगर एक वैक्यूम है और वैक्यूम में इस तरीके का एक कोई स्ट्रक्चर है, क्या बोलता है कि वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब क्या होगा? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, ना एयर फोर्स होगा, ना कोई और रेजिस्टिव फोर्स होगा, ना फ्रिक्शन फोर्स होगा, ना कोई और दूसरा फोर्स होगा। वैक्यूम है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो वो बोलता है गैलीलियो कि अगर मैं एक वैक्यूम के अंदर एक बॉल को रख लूं यहां पर, तो ये जो बॉल होगी ये खुद के मोशन की वजह से, इस स्लोप की वजह से ये पहले यहां पर आएगी, फिर ये यहां मूव करेगी, फिर ये यहां पहुंच जाएगी। जैसे ही यहां पहुंचेगी तो ये वापस यहां से स्टार्ट होगी मूविंग करना और फिर अगेन यहां पहुंच जाएगी, फिर ये वापस यहां से स्टार्ट होगी और ये चलेगी। इट मीन्स ये जो बॉल है ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करती रहेगी, मतलब मोशन में है ना तो मोशन करेगी। इस चीज को उसने इनर्शिया नाम दिया था और ये गैलीलियो गैलीली का एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद न्यूटन आया, न्यूटन ने बोला कि अब ये मोशन कर रहा है, मुझे इसको रोकना है, तो रोके कैसे? कैसे रोकेंगे? बोले एयर फोर्स लगा दो। है तो सही ना फोर्स, कोई सा भी फोर्स हो, एयर फोर्स अपनी जेब से तो निकाला नहीं है अपन ने, एक्सटर्नल फोर्स ही है ना। तो लाइन भी यही बोली है कि एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई कर देते हैं तो वो मोशन से क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है ना? कोई बोलेगा सर एयर फोर्स पर लगाओ, फ्रिक्शन फोर्स लगा दो। अगर इस सरफेस में मैंने फ्रिक्शन जनरेट कर लिया, लेट्स सपोज ये फ्रिक्शन जनरेट कर लिया, तो फ्रिक्शन जनरेट करते क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद में फिर रुक जाएगी, ये होगा ना ऐसा। तो एक्सटर्नल फोर्स जब लग जाता है तो मोशन रेस्ट में, और रेस्ट वाली कंडीशन मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एफएलएम था। क्लियर? अब आप लोग बोलोगे कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब पता पड़ गया कि रेस्ट को मोशन में लेके आना है और मोशन को रेस्ट में लेके जाना है तो एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ये पता पड़ गया आप लोगों को। लेकिन वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों को पता थी क्या? नहीं पता थी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ड्रॉबैक यही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ड्रॉबैक क्या है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स इज नॉट डिसाइडेड बाय द न्यूटन।
वैल्यू ऑफ फोर्स पता ही नहीं थी। कैसे? उसने क्या बोला कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास में, वो रेस्ट कंडीशन में है, तो वो बोलता है रेस्ट को मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो ये हिले नहीं, मतलब फोर्स सफिशिएंट नहीं है, या फिर मैं फोर्स इतना लगा दूं कि दीवार तोड़ता हुआ बाहर निकल जाए। अरे कुछ भी हो सकता है ना फोर्स की वैल्यू। मेरी इच्छा है कि मैं इस पर इतना इनसफिशिएंट फोर्स लगाऊं कि ये मूविंग ही नहीं करे, लेकिन फोर्स तो लगा रहा हूं, या फिर मैं इतना फोर्स लगा दूं कि दीवार तोड़कर बाहर निकल जाए। मतलब कितना अमाउंट का फोर्स लगना चाहिए वो फोर्स की वैल्यू डिसाइडेड नहीं थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पता ही नहीं था, केवल और केवल एक आइडिया था कि रेस्ट को मोशन में लाना है, मोशन को रेस्ट में लेके आना है तो फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन कितने अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ता है वो डिसाइडेड नहीं था। वो कहां पर आया? वो आया हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो अब सुनते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कि जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, रेट वर्ड आ गया मतलब 1/t जाएगा, मोमेंटम में चेंज आ गया, चेंज मतलब डेल्टा डेल और डी। याद आया आप लोगों को सेकंड चैप्टर वाला? चेंज तो हम लोग डेल्टा डेल और डी से लिखते हैं सर। तो क्या होगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में होगा चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब डीपी ओवर डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब मोमेंटम में चेंज जो होगा वो फोर्स की वजह से ही होगा। आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब मैंने पढ़ाया था तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में एक डेरिवेशन करवाया था F इक्वल्स टू ma का। क्या याद आप लोगों को? फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में करवा रखा है, वो डेरिवेशन अगेन यहाँ पर रिपीट होगा, वही यहीं से करवाया था मैंने वो। तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों को वैल्यू ऑफ फोर्स डिसाइडेड नहीं थी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अब पता पड़ गया कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ले लें और उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स हमारे पास फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ड्रॉबैक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का उसको ओवरकम कर लिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। क्लियर है? अब उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन की क्या जरूरत पड़ी? फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जरूरत पड़ी। देखो रिलेटेड है सबके सब, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ करके कोई भी आ गया, तीनों रिलेटेड है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला? अब वो बोलता है कि किसी कोई रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, उसको मोशन में लेके आना है। तो ये बोलता है कि जब मैं कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाऊंगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी वापस फोर्स लगाएगा। क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स लगाने पर वो जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है जिस पर अप्लाइड हो रहा है वो भी फोर्स वापस लगाता है। देखना पड़ेगा कि वो फोर्स सफिशिएंट है या नहीं है। अगर दोनों बराबर होंगे तो रुक जाएंगे, अगर कोई एक ज्यादा होगा, मान लो ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये इसको पीछे ले जाएगा, ये ज्यादा हुआ तो ये इसको पीछे ले जाएगा, मोशन की डायरेक्शन साइड हो जाएगी। क्लियर है ना? यही एक्शन बाय रिएक्शन लॉ था। एक्शन बाय रिएक्शन लॉ क्या था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही पढ़ के आए हो आप लोग। तो तीनों रिलेटेड है भाई। तीनों रिलेटेड में क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रेस्ट, रेस्ट, मोशन, मोशन। मोशन को रेस्ट में मतलब फोर्स। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कितना फोर्स? F इक्वल्स टू ma। थर्ड कि फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर तो ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा, मतलब एक्शन बाय रिएक्शन। ओके, क्लियर है क्या ये सबको? यस और नो? क्लियर है ना बेटा? ये स्टोरी टाइप पे है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि तीनों रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना है। ध्यान रखना इनर्शिया गैलीलियो गैलीली का कॉन्सेप्ट था। तो करे 1 by 1 करे इसको। यस बोलो बेटा। सर आपने भी बताया कि किसी भी रेस्ट वाली चीज को अगर हमें मोशन में लाना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। पर सर क्या ऐसे सिचुएशन पॉसिबल है जहाँ पर विदाउट अप्लाइंग अ फोर्स कोई चीज मोशन में आ जाए या रेस्ट में आ जाए? कोई एक ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, वो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। जैसे ये वैक्यूम वाली कंडीशन थी ना बेटा कि यहाँ पर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, वो वैक्यूम का कॉन्सेप्ट है। अब अगर वैक्यूम के अलावा कोई सा भी मीडियम ले लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे सरफेस ले लो, चाहे डायमंड ले लो, कोई सा भी कैरोसिन ले लो, कोई सा भी मीडियम सोच सकते हो, तो सब में कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई होगा ही होगा। ऐसी कंडीशन कैसे हो सकती है कि बिना कोई फोर्स अप्लाई करे कोई मोशन से रेस्ट में आ जाए या रेस्ट से मोशन में चला जाए?
ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। साइंटिस्ट तो यही कहते हैं, यही थ्योरी है। बताओ। सर जैसे जो प्लैनेट्स होते हैं, हाँ। उन्हें मोशन में किसने लाया फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो वो भी तो सर एक फोर्स है। फोर्स है ना, वही तो कह रहे हैं। ये वाली जो गैलीलियो वाली जो हमारी ये एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर भी तो ग्रेविटेशन फोर्स है। फिर ये क्यों बोला कि ये विदाउट मतलब फोर्स के मूविंग शुरू हो गई? मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला सिद्धि कि ये जो कंडीशन है वो वैक्यूम वाली कंडीशन है। वर्ड मैंने यूज किया था वैक्यूम वाला। तो वैक्यूम का मतलब होता है बेटा कि जहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता हो, ना ग्रेविटेशन, कोई भी फंडामेंटल, जो 4 फंडामेंटल थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, फंडामेंटल फोर्सेस नहीं लगेंगे। उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स है वो नहीं लगेगा, एक शूडो फोर्स आएगा, आगे आएगा भी, वो नहीं लगेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स होगा कोई भी सरफेस का, वो नहीं लगेगा, एयर फोर्स हो सकता है एयर की वजह से रुक जाए, हवा चल रही है उससे रुक जाए, वो फोर्स नहीं लगेगा। मतलब सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा। सारे फोर्सेस का फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उनका वेक्टर सम 0 होगा। वैक्यूम की कंडीशन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, कोई भी फोर्स। इसलिए यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट है वैक्यूम। क्या हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में करेंगे तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। वो बॉल हो सकता है कुछ 4 या 5 बार घूमेगी, उसके बाद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम लोगों ने मान लो स्मूथ सरफेस ले ली, तो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उस टाइम मूविंग करती रहेगी। लेकिन पता पड़ा कि एयर ने रोक दिया, एयर ने फोर्स लगा दिया। हो सकता है ये बॉल है, उस बॉल का खुद का भी रेजिस्टिव फोर्स हो, बॉल की जो सरफेस होगी वो भी तो हो सकती है ना मूविंग कंडीशन में। तो हमेशा कोई ना कोई फोर्स लगेगा ही लगेगा, मोशन को रेस्ट में लाने के लिए और रेस्ट को मोशन में लाने के लिए। क्लियर है ना? वो वैक्यूम है, इस वजह से वहां ग्रेविटेशनल नहीं लग रहा है। ओके, बोलो सिद्धि, कोई डाउट है बीबी? क्लियर हो गया ना? चलो देखो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 1 बाय 1 हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं इसको। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? तो आज आप लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है स्टार्टिंग का। आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी थी, उसके बाद थ्योरी अभी तक नहीं आई है जहां आप लोगों को लिखना पड़ा हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में। फिर 5th चैप्टर में हल्की फुल्की थ्योरी यहां पर आती है, और ये थ्योरी बस स्टार्टिंग पार्ट है तीनों का, उसके बाद कोई थ्योरी नहीं है इस चैप्टर में भी। तो थ्योरी से लेना देना सेकंड बुक में आएगा। फर्स्ट बुक में थ्योरी बहुत बहुत मामूली सी है, ओनली 5%। देखो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया लॉ क्या लिखेंगे हम लोग? लिख लेना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, if an object is present in rest condition or moving condition, then it remains same. If an object is present in rest condition or मूविंग कंडीशन, देन इट रिमेन्स सेम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया। तो ब्रैकेट में लिख दो यहां पर इनर्शिया, इट रिमेन्स सेम। फिर आगे की कहानी में क्या ऐड होगा वर्ड? अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर दें तब तक वो हमारा ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करेगा। ओके, क्लियर है ये स्टेटमेंट? अब इसके बाद टाइप्स ऑफ इनर्शिया आता है कि इनर्शिया जो होता है उसके भी टाइप होते हैं। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो करना है वो करना है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो नेक्स्ट सब हेडिंग है इसकी टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। First one is
inertia of rest. Second one is inertia of motion, and third one is inertia of direction. There are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. क्या क्या होता है रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, वन बाय वन देखते हैं. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. यस, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो इसमें वन बाय वन देखेंगे. पहला देखेंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? किसी को आइडिया है क्या? इनर्शिया का मतलब क्या बताया मैंने बेटा? इनर्शिया का मतलब क्या बताया? इनर्शिया मतलब अपोज करना, अपोज करेगा. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका मतलब क्या होगा? रेस्ट को अपोज करेगा. यही तो होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब क्या होगा कि रेस्ट को अपोज करना है. कैसे? इसका एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं हम लोग. लेट सपोज कोई एक पैसेंजर है और वो बस में बैठा है. क्लियर? अगर बस ड्राइवर सडनली आकर के बस को ऑन कर दे तो क्या होगा कि जो पैसेंजर है वो पैसेंजर रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन बस ड्राइवर ने उसको एकदम से रेस्ट से मोशन में लेके आ गया. तो रेस्ट से मोशन में लाते ही क्या हुआ कि जो पैसेंजर है उसको पीछे की ओर जर्क फील होगा, पीछे की ओर धक्का लगेगा. क्यों लगेगा पीछे की ओर जर्क? क्यों? क्योंकि वो उस फोर्स को मेंटेन करना चाहेगा. ऐसा बहुत बार होता है. आप लोग जब अपने फ्रेंड सर्किल में घूमने जाते हो, मान लो दो जने एक्टिवा में बैठे हो, सडनली किसी आगे वाले ने एकदम से एक्टिवा की स्पीड इंक्रीज कर दी, बाइक की स्पीड इंक्रीज कर दी. क्या होगा? जो पीछे बैठा वाला होता है वो एकदम से पीछे चला जाता है. होता है ना? लेकिन अगर गाड़ी अगर रुकी हुई है तब तक तो रेस्ट पे रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा. क्लियर है ना? वही है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करता है. रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करता है. और अपोज की वजह से क्या होता है? वो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसको एक जर्क फील होता है. क्लियर है ना? ये एग्जांपल्स बोलो. आ रही ना चीज समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लोगे ना बेटा? मैं शॉर्ट में आप लोगों को एग्जाम्पल लिखवा देता हूं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे ये डोरमेट है. डोरमेट होता है. डोरमेट को अगर हम लोग साफ करते हैं तो कैसे करते हैं? झड़काते हैं उसको. क्या करते हैं इसमें कि डोरमेट है, रेस्ट कंडीशन में है. लेट्स सपोज ये डोरमेट है मेरा, रेस्ट कंडीशन में है. लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहां से झड़काया तो ये रेस्ट कंडीशन से क्या हुआ? मोशन में आ गया. तो ये मोशन की वजह से ये तो क्या हुआ? पीछे चला गया. लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपनी रेस्ट कंडीशन में रहना चाहेंगे. तो ये तो मोशन की वजह से ये हो गया और डस्ट पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे रह गए, वो अलग हो गए. मतलब डस्ट पार्टिकल को हम लोगों ने डोरमेट से क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया. है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है कि रेस्ट से मोशन में आना नहीं चाहेगा और रेस्ट से मोशन में लाना है तो उसको फोर्स लगाना पड़ता है. जैसे फोर्स लगाया वो पीछे लगा डोरमेट और रेस्ट जो डस्ट पार्टिकल थे वही रह गए, तो सेपरेट हो गए उससे. क्लियर है ना? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ये एग्जांपल्स आप लोग 9th क्लास में देखते हुए भी आते हो. तो उसको बस आप लोगों को टाइप्स बताते नहीं है 9th में, तो टाइप्स बता रहा हूं. एग्जांपल्स वही है. क्लियर है ना? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स लिख लेना. When bus driver suddenly start the bus, then passenger feels jerk. Passenger feels jerk. Second क्या बताया था? To clean the doormat. Second है इसके अंदर inertia of motion.
अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो सकता है? वही इनर्शिया ऑफ मोशन कि मान लो, वही एक्टिवा वाला एग्जांपल लेते हैं, बस को छोड़ो, कि आप एक्टिवा में बैठे हो, मान लो सामने कोई एकदम से कोई दूसरा आ गया, तो क्या होता है कि जो आगे बैठा है ड्राइवर वो ब्रेक अप्लाई करेगा, तो पीछे वाला क्या होगा, उसके ऊपर जाके गिरेगा। यही होता है ना, यहीं पर इनर्शिया ऑफ मोशन है कि मोशन की कंडीशन में थे, कंटिन्यू मोशन में थे, कोई बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, जो लोअर बॉडी पार्ट है जो सीट के कांटेक्ट में है, वो भी मोशन कंडीशन में रहेगा। लेकिन अपर बॉडी जो पार्ट है, जैसे ही हम लोगों ने ब्रेक लगाया तो अपर बॉडी पार्ट उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, आगे की ओर आ जाएगा, ताकि हम लोग क्या करेंगे, अपने बॉडी को बैलेंस कर सके। वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, जो मोशन में रेस्ट, जो मोशन से रेस्ट में आने के लिए अपोज कर रहा है। क्लियर है? फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा इसका? सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को जनरली जब भी आप कहीं घूमने जाते हो या स्कूल बस से जब आते हो, तो आप लोगों को टीचर्स या घर वाले, आप लोगों के पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब भी बस से उतरो तो आगे की तरफ मुंह करके उतरना, चलती बस में से मत उतरना, बोला जाता है ना आप लोगों को। क्या है वो कहानी कि अगर मूविंग कंडीशन में बस है तो मोशन में है वो, क्लियर है, लेकिन जो रोड है वो तो रेस्ट कंडीशन में है। तो जैसे ही अगर आप लोग मोशन से रेस्ट कंडीशन में आओगे तो आप लोगों को उस पर मूविंग करते हुए उतरना, मूविंग करते हुए चलना पड़ेगा थोड़ा सा, तब ताकि आप लोग उस मोशन वाली जो बस की कंडीशन है उसको बैलेंस कर सको मोशन में आकर के। अगर मान लो सडनली किसी स्टूडेंट ने मोशन वाली कंडीशन, बस से, चलती बस से जंप कर लिया, तो ये तो किसमें है, रेस्ट में है। भाई रोड किसमें है, रेस्ट में है, और बस किसमें है, मोशन में है। तो मोशन से रेस्ट में आने के लिए अपोज करेगा, अपोज करते क्या होगा, एकदम आप लोग गिर जाओगे। तो क्या करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है आप लोगों के, कि मोशन में है तो मोशन के फोर्स को बैलेंस करना है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, मोशन के फोर्स को बैलेंस करने के लिए मोशन ही करना पड़ेगा, ताकि मोशन से मोशन में रहेगा तो फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हम लोग फिर धीरे धीरे रुक जाएंगे। आ रही ना कहानी समझ में, आ रही ना भाई, बोलो क्लियर है ना ये? तो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो क्या करेगा, मोशन से रेस्ट में आने के लिए अपोज करेगा। ओके, तो एकदम से नहीं करना है, सोशल मैसेज भी दे दिया आप लोगों को न्यूटन ने, देखो। थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल क्या होगा बेटा? आप लोगों ने देखा होगा कि सी शार्प रोड होते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं सी शार्प। इस सी शार्प को क्या बोल सकते हैं, कर्व वाले रोड बोल सकते हैं, जहां कर्व होता है। क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जब कर्व वाले रोड पर अगर जैसे गाड़ी घुमाते हैं तो हमारा जो बॉडी पार्ट होता है वो क्या होता है, उसी की तरफ झुक जाता है ना, झुक जाता है ना, बॉडी पार्ट होता है उसी तरफ झुक जाता है, तो शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है, हम लोगों को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर जाना पड़ता है। बोलो यस और नो, जाना पड़ता है ना। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि हम लोग जब सी शार्प रोड पर फोर्स मूविंग करते हैं तो एक डायरेक्शन के कारण इनर्शिया जो होता है उसको अपोज करता है। आप लोगों ने मेलों में गए होंगे तो वो मौत का कुआं देखा होगा, क्या होता है उसके अंदर भी, जो ड्राइवर होता है उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए उसी डायरेक्शन में होता है। कई बार देखा ना आप लोगों ने, गाड़ी इस तरफ है और आप लोग इस तरफ हो, पता पड़ा गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों को उस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन करना है। क्लियर है ना? तो ये सारे एग्जांपल्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यस और नो? क्लियर है ना बेटा सबको? तो कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन बच गया और एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन बच गया, वो कल से करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों का आगे का काम इजी हो जाए। नेक्स्ट चीज ये ध्यान रखना, आप लोगों की 28 जो आ रही है 2 दिन बाद, वो उसमें पीटीएम है आप लोगों का, परसों पीटीएम रहेगा आप लोगों का। तो आप लोगों की पीटीएम का टाइम स्लॉट जो है वो 11 बजे का है। ओके, तो हम लोग कल मिलते हैं। गुड डे।